हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो बिजनेस लॉ है और जिसके अंदर जो हमारा चैप्टर है वो है प्रस्ताव और स्वीकृति, जिसके अंदर हम ऑफर के रिगार्डिंग ऑफर का मतलब क्या होता है और जो लीगल ऑफर है उसके क्या एसेंशियल्स हैं और जो लीगल ऑफर है उसके संबंधित जो नियम है उसका अध्ययन करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम अनुबंध का मतलब समझते हैं। देखो, अनुबंध सबसे पहले एक समझौता होता है या ठहराव होता है। ये वो समझौता या ठहराव होता है जिसको हम कानूनी रूप से लागू करवा सकते हैं। और जो समझौता होता है उसका अर्थ होता है कि एक पार्टी ऑफर देती है जिसको हम प्रस्ताव कहते हैं और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है जिसको हम स्वीकृति कहते हैं। तो एक प्रस्ताव देती है, दूसरा उसको स्वीकृत करता है। तो धारा 2E जो होती है समझौता या एग्रीमेंट या ठहराव को डिफाइन करती है। प्रत्येक वचन जैसे ए बी से कहता है मैं तेरी पिक्चर 200 रुपए में पेंट करूंगा। ए ने बी को एक प्रॉमिस दिया है, वचन किया है। प्रत्येक वचन और वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल होता है ठहराव कहलाता है। जैसे ई बी को ऑफर देता है कि मैं तेरी पिक्चर पेंट करूंगा, बी उसको कहता है कि मैं उसके बदले में तुझे 200 रुपए दूंगा। अब एक प्रॉमिस ए ने बी से किया और दूसरा जो है बी ने ए से किया। प्रत्येक वचन और वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल होता है ठहराव कहलाता है। जैसे एक पार्टी जैसे ई ने बी को ऑफर दिया, बी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है ठीक है, तू मेरी पिक्चर पेंट कर दे, मैं उसके बदले में तुझे 200 रुपए दूंगा। तो ये एक ठहराव है, ये एक समझौता है। अब देखो, जो ठहराव है उसके दो चीजें होती है, प्रस्ताव तथा स्वीकृति। ठहराव वही अनुबंध होता है जिसको हम कानूनी रूप से लागू करवा सकते हैं। जो ठहराव कानूनी रूप से लागू नहीं करवा जा सकते वो अनुबंध नहीं होते। तो ठहराव के दो पहलू हैं, प्रस्ताव तथा स्वीकृति। प्रस्ताव के अंदर क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है, दो पक्षों का होना जरूरी है। एक व्यक्ति जो होता है दूसरे व्यक्ति को प्रस्ताव देता है जिसको हम वचनदाता या प्रस्तावित कहते हैं। जिस बंदे को प्रस्ताव दिया जाता है उसे वचन ग्रहीता कहते हैं या एक्सेप्टर कहा जाता है। तो जब भी अनुबंध करना होता है तो सबसे पहले क्या होता है, ठहराव होता है और ठहराव का अंदर सबसे पहले प्रस्ताव दिया जाता है। तो प्रस्ताव जो है अनुबंध के निर्माण में स्टार्टिंग बिंदु है। धारा 2A जो है ऑफर को परिभाषित करती है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समक्ष किसी कार्य को करने अथवा ना करने के विषय में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि दूसरा व्यक्ति जो है उसे कार्य को करने की सहमति, ना करने की सहमति विशेष रूप से प्राप्त हो, तो हम कहते हैं कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव रखा है। जो प्रस्ताव करता है उसको हम प्रस्तावित कहते हैं या वचनदाता कहते हैं। व्यक्ति को प्रस्ताव दिया जाता है उसे वचन ग्रहीता कहा जाता है। प्रस्ताव जो होता है हमेशा इच्छा या इरादे की व्यक्ति है। जैसे राम श्याम से कहता है कि मैंने अपनी वॉच तुझे 2000 में बेचनी है। यहाँ पे उसने अपनी इच्छा जो होती है बताई है, इच्छा बताई है। प्रस्ताव देने वाला व्यक्ति ये व्यक्त करता है कि वो अनुबंध में बताई गई शर्तों पर अनुबंध करने के लिए तैयार है कि वो 2000 में अपनी वॉच जो है बी को बेचेगा और दूसरी पार्टी उन्हीं शर्तों के ऊपर इसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो हम कहते हैं कि वो उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये ठहराव बन गया है। बशर्ते कि जिस दूसरे पक्ष को प्रस्ताव दिया गया है वो उन्हीं शर्तों पर अपनी सहमति व्यक्त करता है। जैसे ए ने बी को ऑफर दिया कि तू मेरी घड़ी 2000 में खरीद ले, मान लेता है कि मैं 2000 में तेरी घड़ी जो है खरीद लेता हूँ। तो धारा 2A जो है, जो कि प्रस्ताव तो ऑफर को डिफाइन करती है। देखो, प्रस्ताव के अंदर दो पार्टियों का होना जरूरी है। एक व्यक्ति अपने आप को ही थोड़ी ऑफर देगा और उसी को एक्सेप्ट थोड़ी करेगा, तो दो पक्षों का होना जरूरी है। और इसके अंदर जब प्रस्ताव दिया जाता है कुछ करने या ना करने की इच्छा जो होती है बताई जाती है। और ये कुछ करने की या ना करने की इच्छा की अभिव्यक्ति जो होता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से करता है। तो ऐसे कार्य को करने या न करने के लिए दूसरे व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने का यहाँ पे इरादा होता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि राम जो है श्याम से कहता है
कि तुम मेरा घर जो है 20 लाख रुपए में खरीद लो। अब यहाँ पे राम ने श्याम को ऑफर दी है किसी कार्य को करने की, घर को खरीदने की, कितने में? 20 लाख में। तो दूसरी एग्जाम्पल हम समझते हैं, क्योंकि ऑफर के अंदर होता है कार्य को करना, कार्य को ना करने। तो सुनील जो है उसने अनुभव का 20,000 रुपया देना है। सुनील जो है मेच्योरिटी डेट पे उसे वापस नहीं कर पाता, तो अनुभव जो है सुनील पर मामला जो है कोर्ट में दर्ज करवाना चाहता है। सुनील अनुभव से कहता है कि मैं तुझे 1,000 रुपये अतिरिक्त 20,000 के दे दूंगा, तू मेरे पे मुकदमा दर्ज ना कर, मैं 15 दिनों में तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। तो यह है कि मेरे पे मुकदमा ना कर, ये उसने उसको ऑफर दी है। देखो, जो भी प्रस्ताव होता है उसको बताना दूसरे व्यक्ति को जरूरी होता है। स्पेशल का मतलब होता है कम्युनिकेट करना जरूरी है। और यहाँ पे जो हम प्रस्ताव देते हैं वहां पे हमारा जो है कानूनी संबंध बनाने का उद्देश्य है। अगर मैं किसी को ऑफर देती हूँ कि तू मेरे घर आज खाना खाने आ जाना, ठीक है, तो यहाँ पे वो व्यक्ति अगर मैं खाना नहीं खिलाती तो कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता। तो जब भी हम किसी प्रस्ताव को दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो वहां पे हमारा इरादा होना चाहिए कि हम इसको कानूनी रूप से अनुबंध के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पे जो हम ऑफर देते हैं ये अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। और देखो, प्रस्ताव से संबंधित ये भी बातें बहुत जरूरी है कि ये सामान्य प्रस्ताव है कि विशिष्ट प्रस्ताव है, और प्रस्ताव के आमंत्रण के अंदर जो होता है डिफरेंस होता है। उसी तरह जो स्टैंडिंग ऑफर होती है, स्थायी प्रस्ताव है, उनको भी हम समझेंगे। तो यहाँ पे देखो, जो ऑफर होती है उसको हम एक्सप्रेस व्यक्त कर सकते हैं, मौखिक रूप से भी कर सकते हैं, लिखित रूप से भी कर सकते हैं। और दूसरा जो होता है इम्प्लाइड होता है, निहित होता है, जो हमारे एक्शन और बिहेवियर से शो होता है। ऑफर जो होती है दो तरह की होती है, जनरल ऑफर है, स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर जो होती है पूरी पब्लिक को दी जाती है, स्पेसिफिक ऑफर जो होती है एक स्पेसिफिक पर्सन को दी जाती है, तो जिसको हम डिटेल के अंदर समझेंगे। देखो, यहाँ पे एक प्रस्ताव दिया कैसे जाता है, स्पष्ट होता है, या ये स्पष्ट हो सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है, निहित हो सकता है। व्यक्त प्रस्ताव होता है जिसको हम मौखिक शब्दों में, जैसे ए बी को फेस टू फेस के अंदर जो है कहता है कि मैंने अपनी घड़ी तुझे 2,000 में बेचनी है। लिखित होता है जब ए जो है बी को लिखित रूप के अंदर जो है ऑफर भेजता है। तो जो व्यक्त प्रस्ताव होता है जिसको हम लिखित रूप में भी दे सकते हैं और मौखिक शब्दों में दे सकते हैं। निहित प्रस्ताव वो प्रस्ताव होता है जो पक्ष के आचरण या मामले की परिस्थिति से एकत्र होता है। जैसे एक बस जो है वो राजस्थान की तरफ जा रही है, गंगानगर जा रही है, तो हम उसमें चढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि गंगानगर की तरफ जाने वाली बस की जो ऑफर थी, ये जब हम इसमें बैठ जाते हैं तो इट मीन्स कि हमने उसको, हमारे आचरण से, हमारे बिहेवियर से पता चलता है कि हमने उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। किसको प्रस्ताव दिया जाता है? एक विशेष व्यक्ति को हो सकता है, एक विशेष व्यक्तियों के समूह को भी हो सकता है। देखो, जब एक निश्चित व्यक्ति को ऑफर दी जाती है तो वही व्यक्ति उसको जो है एक्सेप्ट कर सकता है, कोई तीसरा बंदा उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो वो विशिष्ट प्रस्ताव कहलाता है। अगर अनिल जो है सीमा को ये ऑफर देता है कि भाई तुम मेरी घड़ी जो है 1,500 रुपए में खरीद लो, तो ये ऑफर सीमा को दिया गया है, तो ये नीलिमा नहीं एक्सेप्ट कर सकती, सीमा ही उसको एक्सेप्ट कर सकती है। तो ये एक विशिष्ट जो है प्रस्ताव है। जब कोई प्रस्ताव पूरी दुनिया को दिया जाता है तो उसे हम सामान्य प्रस्ताव कहते हैं। तो उसके अंदर जो एग्जाम्पल है, ये बहुत फेमस केस है, कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। तो एक कंपनी जो होती है अखबारों में विज्ञापन देती है कि अगर कोई व्यक्ति छिपे हुए निर्देशों के अनुसार स्मोक बॉल का प्रयोग करता है, उसके बाद भी उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो उसे इनाम दिया जाएगा। तो जनता के अंदर से जो श्रीमती कार्लिन है वो छिपे हुए निर्देशों के मुताबिक स्मोक बॉल का प्रयोग करती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो वो इनाम लेने जाती है, तो उसको इनाम नहीं दिया जाता, तो वो कोर्ट के अंदर जाती है। तो कोर्ट कहती है कि भाई इनाम देना पड़ेगा। ये एक सामान्य प्रस्ताव था जो पूरी पब्लिक को ऑफर किया गया था, और पब्लिक में कोई भी व्यक्ति इसकी जो शर्तें हैं पूरी करके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसलिए उनको ये हर्जाना जो है देना पड़ेगा। ऑफर जो होती है इनविटेशन टू ऑफर से डिफरेंट होती है। प्रस्ताव जो होता है प्रस्ताव के लिए आमंत्रण से भिन्न होता है। जैसे हम समाचार पत्र में कोई विज्ञापन देखते हैं कि फलानी डेट को सेल लगेगी, और वहां पहुंच जाते हैं तो सेल नहीं होती, तो वो इनविटेशन टू ऑफर होती है, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण होती है, ऑफर नहीं होती। उसी तरह जब हम शॉपिंग करते हैं तो दुकान की जो विंडोज होती है वहां पे चीजें प्राइस टैग के साथ पड़ी होती है, तो वो भी इनविटेशन टू ऑफर होती है।
जब हम किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं तो उसके अंदर हम सूचना जो होती है शेयर करते हैं, तो वो भी इन्विटेशन टू ऑफर होती है। उसी तरह शेयर और डिबेंचर के लिए जो प्रॉस्पेक्टस इश्यू किया जाता है, तो वो भी इन्विटेशन टू ऑफर होता है। उसी तरह जो टेंडर के लिए विज्ञापन दिया जाता है, तो वो भी इन्विटेशन टू ऑफर होता है। तो वैध प्रस्ताव के ये आवश्यक तथ्य हैं, जिसको हम वन बाय वन करके जो है स्टडी करते हैं। देखो, ऑफर जो होती है, उसका जो इंटेंशन, जब भी हम किसी को प्रस्ताव देते हैं, तो जो प्रस्ताव दिया है वहां पे हम कानूनी संबंध बनाना हम चाहते हैं, एक अनुबंध के अंदर उसको परिवर्तित करना चाहते हैं। प्रस्ताव कानूनी संबंध बनाने में सक्षम होना चाहिए। इसके अंदर भी बहुत फेमस केस है बालोफर बनाम बालोफर, जिसको हम अगली स्लाइड के अंदर मैं आपको बताऊंगी। देखो, जो ठहराव सामाजिक होते हैं या नैतिक दायित्व उत्पन्न करने वाले होते हैं, वो अनुबंध का निर्माण नहीं करते। जैसे हम किसी को भोजन के लिए निमंत्रण करते हैं, चाय के लिए देते हैं, पिकनिक पे जाने का देते हैं, खेलने के लिए देते हैं, तो ये कोई कानूनी जो होते हैं दायित्व उत्पन्न नहीं करते। तो ये जो होते हैं, ये अनुबंध नहीं होते। तो बालोफर वर्सेस बालोफर के अंदर क्या होता है कि बालोफर जो होते हैं, उनकी पोस्टिंग हो जाती है श्रीलंका में। उनकी पत्नी जो बीमार होती है, वो नहीं जा पाती, तो वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि मैं तुझे 30 पाउंड जो है हर महीने भेजूंगा। बाद में उन्होंने भेजने से इनकार कर दिया, तो बाद में श्रीमती जो है बालोफर, वो कोर्ट के अंदर चली जाती है। तो वहां पे कोर्ट कहती है कि ये जो है घरेलू ठहराव है, यहाँ पे ये अनुबंध नहीं है, तो इसलिए वो 30 पाउंड जो है अपने हस्बैंड से नहीं ले सकती। प्रस्ताव जो है निश्चित और अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो भी चीज हम किसी को प्रस्ताव देते हैं, तो वो निश्चित होनी चाहिए। अगर मेरे पास 4 कार है, तो मैं मुझे बताना पड़ेगा कि मैं अपनी रेड मारुति कार, जो कि 2000 का मॉडल है, उसको सेल करना चाहता हूँ। मतलब जो प्रस्ताव वो निश्चित होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर भी एक केस है टेलर बनाम पॉटिंगटन। जैसे ए जो है बी के घर को 80 पाउंड में किराए पर लेने के लिए सहमति जताता है, लेकिन उसके अंदर शर्त लगा लेता है कि जो घर है वो उचित तरीके से, मॉडर्न तरीके से जो है तैयार होना चाहिए। उसका जो मुरम्मत है वो भी मॉडर्न तरीके से होना चाहिए। ड्राइंग रूम जो है वर्तमान शैली के मुताबिक होना चाहिए। वैसी डेकोरेशन होनी चाहिए। तो ये चीजें जो है अस्पष्ट है। तो यहाँ पे जब हम किसी को ऑफर देते हैं, तो वो क्लियर कट होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, अनिश्चित नहीं होनी चाहिए। और प्रस्ताव को प्रस्तावकर्ता को अवश्य सूचित किया जाना चाहिए। जो है, जैसे मतलब जो भी हमने जिसको भी ऑफर देनी है, तो वो उसको बताना ज़रूरी है। अगर हम उसको सूचित ही नहीं करेंगे, उसको इस बात का पता ही नहीं है, तो वो प्रस्ताव नहीं होता। जैसे इसके अंदर भी एक केस है लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त। तो इस मामले में डी का जो भतीजा होता है, वो खो जाता है, तो वो अपने नौकर ई को कहता है कि तू उसे ढूंढ के ला। तो डी जो है वो चला जाता है। नौकर को इसका बात का नहीं पता कि डी ने इनाम रख दिया है। नौकर जो है भतीजे को ढूंढ लाता है, इनाम की मांग करता है, लेकिन उसका दावा इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि जब प्रस्ताव दिया गया था, तो उस प्रस्ताव को उसको जानकारी ही नहीं थी। एक प्रस्ताव के अंदर शर्त हो सकती है, और ये शर्त जो भी होती है, उसी के साथ जब प्रस्ताव दिया जाता है, तो उसी के साथ ही उसको बताना चाहिए। एक प्रस्ताव शर्त के अधीन किया जा सकता है। इसे केवल उसी शर्त के अधीन ही स्वीकार किया जाएगा। जैसे थॉमसन बनाम एलिमेंट रेलवे। एक अशिक्षित व्यक्ति था। उसने रेलवे पर भ्रमण करने के लिए एक टिकट लिया। टिकट के पीछे लिखा था कि पीछे की शर्तें देखो। तो शर्तों में से एक शर्त थी कि रेलवे कंपनी यात्रियों को व्यक्तिगत चोट के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। एक घायल हो जाता है, हर्जाना मांगता है, तो हर्जाना उसको नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि टिकट पे लिखा हुआ था। तो ये आपका कोई लॉजिक नहीं बनता कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो आपको पीछे की शर्तें मतलब देखनी पड़ेगी। प्रस्ताव में ऐसी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए कि जिसका ना पालन करना स्वीकृति के बराबर हो। जैसे ए बी को प्रस्ताव देता है कि अपनी बाइक जो है 30,000 में बेच देगा, और कहता है कि जब सोमवार तक जवाब नहीं मिलता, तो मैं मानूंगा कि तूने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ऐसा कोई शर्त नहीं होना चाहिए कि अगर आप चुप रहोगे तो अब मैं यही समझूंगा, या इस डेट तक आपने जवाब नहीं दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव जब भी हम देते हैं, तो वहाँ पे हमारा इंटेंशन होना चाहिए, कि हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हमने दूसरे पक्ष की सहमति लेनी है। तो प्रस्ताव हमेशा दूसरे पक्ष की सहमति प्राप्त करने की दृष्टि से होना चाहिए। प्रस्ताव समाप्त हो जाता है
देखो, यदि प्रस्ताविक या प्रस्ताव प्राप्तकर्ता जो होता है स्वीकृति से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है या उसको निश्चित समय के अंदर या उचित समय अवधि के अंदर स्वीकार नहीं किया जाता, क्या उचित है, ये एक परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। जैसे एक व्यक्ति ने किसी कंपनी में शेयर खरीदने के प्रस्ताव को स्वीकार करने में, मतलब शेयर की एप्लीकेशन लगाई थी और कंपनी ने उसकी ऑफर को एक्सेप्ट करने में 5 महीने लगा दिए, तो ये अनुचित है, ये रीजनेबल नहीं है। यदि प्रस्ताव प्राप्तकर्ता वैध स्वीकृति नहीं देता, तो प्रस्ताव जो होता है वो खत्म हो जाता है। और इसी तरह ही जो प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है, वो प्रस्ताव से डिफरेंट होता है। तो जो प्रस्ताव इनविटेशन टू ऑफर होता है, यहाँ पे उद्देश्य जो होता है सूचना के देता है। जैसे दुकान के अंदर जो विंडोज के अंदर चीजें पड़ी हुई हैं, उनके मतलब प्राइस टैग लगे होते हैं, वस्तुओं का प्रदर्शन है, तो ये प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है। जब कोई व्यक्ति प्रस्ताव के लिए आमंत्रण देता है, तो उसका उद्देश्य होता है दूसरे व्यक्ति को बताना होता है, दूसरे व्यक्ति की सहमति प्राप्त करना नहीं होता। वो केवल सूचना प्रसारित करता है कि वो किसी व्यक्ति के साथ सौदा करने के लिए तैयार है। तो ऐसी सूचना के आधार पर बातचीत करने के लिए तैयार है। स्थायी प्रस्ताव, देखो यहाँ पे होता है कि कई बार जो बड़ी कंपनीज होती हैं, उनको निश्चित अवधि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं की आवश्यकता होती है, ये स्टैंडिंग ऑफर है। तो फर्म जो होती है स्थायी प्रस्ताव के रूप में निविदाएं या टेंडर जो होती है मंगवाती है, जो कि निरंतर प्रस्ताव होते हैं। एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित दर पर कुछ वस्तुओं की जो निरंतर पूर्ति के लिए प्रस्ताव जो होता है स्थायी प्रस्ताव होता है। ऐसे प्रस्ताव स्वीकार किए जाते हैं, बट वो अनुबंध नहीं होते। अनुबंध तब बनते हैं जब वास्तविक आदेश दिया जाता है, उस वास्तविक आदेश को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अगर वास्तविक आदेश नहीं किया गया, तो वो अनुबंध नहीं होता। तो स्थायी प्रस्ताव की स्वीकृति का प्रभाव ये होता है कि जब भी वस्तु तथा सेवाओं की आवश्यकता होगी, तो उस व्यक्ति के साथ एक आदेश रखा जाता है जिसने वो टेंडर दिया है। तो हर बार जब भी ऑर्डर दिया जाता है, तो एक अलग से अनुबंध होता है। काउंटर ऑफर, जिसको हम प्रति प्रस्ताव भी कह सकते हैं। इसमें होता है कि जो मूल ऑफर है, जो मूल प्रस्ताव है, उसको अस्वीकार कर लिया गया है, उसकी जगह पे नया प्रस्ताव दिया गया है। जैसे केस जो है हाइड वर्सेस रिच, ए जो है 1000 पाउंड में खेत बेचने की, मतलब जो फार्म हाउस होता है उसको बेचने की पेशकश करता है। बी कहता है कि 950 पाउंड का भुगतान करेगा, तो ये क्रॉस ऑफर है, सॉरी काउंटर ऑफर है, सॉरी काउंटर ऑफर है। ए जो है उसको अस्वीकार कर देता है, तो बी दोबारा से 1000 पाउंड की पेशकश करता है। ए फिर से मना करता है, तो यहाँ पे कोर्ट कहती है कोई अनुबंध नहीं है, क्योंकि ये काउंटर ऑफर है। तो जब जो है काउंटर ऑफर दे दी गई थी, तब जो मूल प्रस्ताव था वो खत्म हो गया था। तो इसका कानूनी प्रभाव ये होता है कि जो मूल ऑफर होती है, जब हम उसको अस्वीकार करते हैं, तो प्रस्ताव खत्म हो जाता है। और काउंटर ऑफर के अंदर क्या होता है कि नया प्रस्ताव आता है, तो ये अनुबंध नहीं बनता। क्रॉस ऑफर होती है जब दो पक्ष एक दूसरे के प्रस्ताव को जाने बिना एक दूसरे को समान प्रस्ताव देते हैं, तो ये भी जो होता है एक ऑफर और दूसरी स्वीकृति नहीं होती, और ये भी अनुबंध नहीं होता। जैसे डी ने 28 नवंबर 1971 को पी को पत्र लिखकर 6900 रुपये प्रति टन 800 टन लोहा बेचने की पेशकश की। उसी दिन पी ने डी को पत्र लिखकर 6900 रुपये प्रति टन पर 800 लोहा खरीदने की पेशकश की गई। तो ये क्रॉस ऑफर है, ये एक दूसरे की ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं है। और उसी तरह ही जब हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, कोई हमारे से कोई इंफॉर्मेशन मंगवाता है, तो वो भी प्रस्ताव नहीं होता। जैसे हम किसी को कीमत के बारे में बताते हैं, तो वो भी क्या होता है, कोई प्रस्ताव नहीं होता। जैसे हार्वी और फेसे के बीच में 3 टेलीग्राम का आदान प्रदान हुआ, क्या आप अपना बम्पर हाल पेन बेचेंगे? टेलीग्राम पिप्स, मतलब हमें कम कीमत क्या होगी, तो वो कीमत बताते हैं। तो वो कहते हैं कि हम आपकी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हैं, तो ये कोई अनुबंध नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन जो है शेयर की गई थी। उसी तरह जो बड़े-बड़े संगठन होते हैं, वहाँ पे प्रिंटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे नियम और शर्तें होती हैं, और जिसके अंदर कंपनी की जो लायबिलिटी होती है, उसका एरिया जो होता है काफ़ी मतलब कंपनी को बेनिफिट्स हो जाते हैं, और कंपनी की लायबिलिटी जो होती है काफ़ी कम कर दी जाती है। और जो व्यक्ति इन प्रिंटेड कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करता है, जैसे हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, कि हम उन कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ ही नहीं पाते क्योंकि बहुत कुछ लिखा होता है, तो वो उस पे सिग्नेचर करने के लिए फोर्सफुल मतलब बांधे होते हैं। तो अदालत जो होती है पीड़ित व्यक्तियों के लिए विभिन्न जो है सुरक्षात्मक उपाय अपनाती है, कि जहाँ पे लगता है कि अनुचित शर्त है, तो वो जो है कोर्ट वो उसको वेव कर देती है, तो वो लागू नहीं होगी।
और उसी तरह जहाँ किसी अनुबंध में किसी विशेष शर्तों को शामिल किया जाता है, तो उसे जो होता है प्रस्ताव देते समय ही प्रस्तावकर्ता को बताना ज़रूरी होता है। जैसे ओले वर्सेस जो है मालोवर कोर्ट के अंदर होता है, एक होटल जो है एक व्यक्ति होटल के अंदर कमरा लेता है, तब उसको स्पेशल कंडीशंस के बारे में नहीं बताया गया। जब वो होटल के कमरे में जाता है तो वहाँ पे नोटिस लगा होता है कि अगर ग्राहक का कोई भी सामान खो जाता है तो उसके लिए कंपनी जो है, होटल जो है ज़िम्मेवार नहीं है। तो ये नोटिस जो है प्रभावी नहीं है, उस व्यक्ति का बैग खो जाता है तो होटल को वो हर्जाना दिया दिया जाना दि दिया मतलब देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्पेशल शर्तें हैं, ये उसको पहले नहीं बताएगी, क्योंकि होटल के कमरे के अंदर जाके पता चली है। ये जो है, क्योंकि अगर विशेष शर्तें हैं तो उसी वक़्त हमने उसको बताना है।